हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने क्रिया की परिभाषा और उसके भेद पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने धातु किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं इसे भी जाना था। दोस्तों, अब हम सकर्मक क्रियाओं के विषय में भी जानते हैं। क्रिया के विषय में और अधिक विस्तार पूर्वक जानने के लिए आज के अध्याय में हम और अधिक क्रियाओं के विषय में चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और आज्ञावर्धक, जिसे हम विधि क्रिया भी कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अध्याय के अंत में हम समापिका एवं असमापिका क्रियाओं के विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं क्रिया के विषय में विस्तार पूर्वक। अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। दोस्तों, जिन कार्यों का आशय कर्म होने पर भी पूर्ण नहीं होता और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक यानी कि संज्ञा या विशेषण की हमें आवश्यकता होती है, वे अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं तुझे समझता हूँ। अब यह वाक्य अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें क्या समझता हूँ इसमें यह स्पष्ट नहीं है। अब हम इस वाक्य को पूरा करते हैं और मैंने बोला मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूँ, यानी कि जो समझना शब्द है यह अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। अब अन्य उदाहरण देखते हैं। तुम मुझे पत्र अवश्य लिखना। यदि मैं पत्र नहीं लिखती तो यह अपूर्ण वाक्य था। मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, अपूर्ण वाक्य है, लेकिन जब मैंने इसमें भाई लिख दिया तो यह वाक्य पूर्ण हुआ। हमने उसे चुना। क्या चुना? अपूर्ण है। प्रतिनिधि लिखा, तब यह पूर्ण हो गया। दोस्तों, प्रायः चुनना, मानना, समझना, बनाना, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें कर्म के सिवाय एक पूरक की आवश्यकता बनी रहती है, यानी कि हमें किसी संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता उस वाक्य को समझने के लिए जरूरी होती है। अब दोस्तों, अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जिन क्रियाओं में कोई कर्म ही नहीं होता और उनके व्यापार यानी कि जो वो कार्य करता है उसका फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, वे सभी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मोहन खेलता है, बंदर आया। दोस्तों, इन वाक्यों में खेलता है और आया है क्रिया शब्दों का फल सीधा मोहन और बंदर पर पड़ रहा है, इसमें किसी कर्म पर नहीं पड़ रहा, इसलिए ये दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं होती है शर्माना, ठहरना, होना, जागना, बरसना, चमकना, उठना, दौड़ना, उगना, अकड़ना, उछलना, क्षीण होना, जीना, मरना आदि। हिंदी में कुछ क्रियाओं का सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में प्रयोग होता है। जैसे अकर्मक में जब हमने लिखा बूंद बूंद से बाल्टी भरती है तो यह हुआ अकर्मक क्रियाएं, लेकिन जब हमने कहा नौकरानी नल पर बाल्टी भरती है तो यह हुई सकर्मक क्रिया। उसका सिर दुख रहा है, यह अकर्मक क्रिया कहलाएगी, लेकिन राम के सिर में दर्द है, यह सकर्मक क्रिया हो गई। दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि जिसमें हम किसी को काम करने के लिए प्रेरणा दे रही हैं, वे क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता, जो करने वाला है, स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य की करने की प्रेरणा दे रहा है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। मोहन श्याम से पत्र लिखवाता है। जो इस वाक्य में लिखवाता है शब्द है, यह है प्रेरणार्थक क्रिया है और इसमें जो मोहन है वो प्रेरणा देने वाला है, यानी कि प्रेरक करता, और जो श्याम है वो प्रेरित करता है। दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार से बनती हैं। कैसे? अकर्मक क्रिया से और सकर्मक क्रिया से। अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया बनने पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया की दो श्रेणी होती हैं। पहली होती है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। दोस्तों, आगे हम जानते हैं कृदंत क्रियाएं क्या होती हैं। जो क्रियाएं शब्द के अंत में शब्दांश जोड़कर बनाई जाती हैं, वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं।
जैसे देखता, देखा, देखकर, ये सब कृदंत क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया, यदि किसी क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया आए, अर्थात जहां एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य किया जाए, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। दोस्तों, यह क्रिया या तो क्रिया का मूल रूप होती है या फिर उसके साथ कर या कर के प्रयोग करा जाता है और फिर वे पूर्वकालिक क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे वह अभी सोकर उठा है, वाक्य में जो उठा है क्रिया के पूर्व, उठा है यह क्रिया है और उससे पूर्व इसमें सोकर शब्द का प्रयोग हुआ है, सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। अतः जो सोकर शब्द यानी कि सोकर क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया है। दोस्तों, अगली क्रिया है आज्ञावर्धक या जिसे हम विधि क्रिया भी कहते हैं। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि के बोध के लिए किया जाता है वही क्रियाएं आज्ञावर्धक क्रिया कहलाती हैं। जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, पार्क में मत खेलो, यह हम उन्हें आज्ञा दे रहे हैं या उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये आज्ञावर्धक या विधि क्रिया कहलाती हैं। अंत में हम जानते हैं दोस्तों समापिका एवं असमापिका क्रियाएं क्या होती हैं। समापिका क्रियाएं, ये क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्यों को समाप्त करती हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, राम पार्क में दौड़ रहा है। दोस्तों, दोनों वाक्यों में उड़ती है और दौड़ रहा है, ये समापिका क्रियाएं हैं क्योंकि यह वाक्य का अंत करती हैं, वाक्य को समाप्त कर देती हैं। असमापिका क्रियाएं, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में ना आकर वाक्य में अन्यत्र कहीं भी प्रयुक्त होती हैं, उन्हें हम असमापिका क्रियाएं कहते हैं। जैसे डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है। यहाँ पे जो चहचहाती शब्द है यह असमापिका क्रिया है। चहचहाना भी क्रिया है। यह क्रिया वाक्य का अंत करके चिड़िया का विशेषण बनकर प्रयुक्त हुई है। इसके हम और उदाहरण देख लेते हैं। जंगल में दौड़ता हुआ हिरन कैसा मनोरम है। बहता हुआ जल, गंगा जल किसे नहीं भाता। गुरु जी को खड़े होकर प्रणाम करो। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने क्रिया के विषय में विस्तार पूर्वक जाना और सभी क्रियाओं की परिभाषा अब हमें अच्छे तरह से उदाहरण सहित पता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।